Welcome back, kids. So, today we'll be studying the fourth part of our chapter Plants and Animals. Previously, we have completed three parts. With this part, this chapter will be over. So, what we are going to study in this part of the chapter? To know different characteristics of plants and animals, to understand the interdependence of plants and animals, to know about food chain and food web. Okay. तो हम शुरुआत करते हैं. Different characteristics of plants and animals. Plants and animals both are living things, but they differ from each other in number of ways. हमें पता है प्लांट्स भी लिविंग थिंग है, एनिमल्स भी लिविंग थिंग है, लेकिन क्या वो दोनों एक जैसे हैं? क्या आप दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को सेम बोल सकते हो? नहीं, वो बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से. We can differentiate plants and animals on the basis of the following characteristics. तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं. तो उसमें आप देख सकते हो कि मूवमेंट आ जाएगा, ब्रीदिंग, सेंस ऑर्गन्स, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन. अभी हम ये सारे पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट. तो अब हम दोनों के मूवमेंट देखेंगे. सबसे पहले हम एनिमल्स का मूवमेंट देखेंगे. ओके. एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. दिस एबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन. Birds and few insects can fly. Animals like horse, tiger, dog can run or walk. Fishes can swim. Earthworm wriggles while snakes slither on the ground. ठीक है. तो जो एनिमल की मूवमेंट्स होती है उसको क्या बोला जाता है, लोकोमोशन बोला जाता है. तो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं. हर एक एनिमल वॉक नहीं करता, हर एक एनिमल रन नहीं करता, या तो हर एक एनिमल फ्लाई नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं. लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे कि हॉर्स है, टाइगर, डॉग, लायन, कैट, ये सब क्या करते हैं, भाग भी सकते हैं जमीन पे, चल भी सकते हैं. लेकिन आप फिश को भगा सकते हो जमीन पे? नहीं. तो फिश क्या करती है, फिश स्विम करती है पानी के अंदर. और फिर अर्थवर्म आपके ले लो, ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं ये क्या करते हैं, जमीन में विगल करते हैं, रेंगते हैं, है ना. और स्नेक है, ये भी क्या करता है, स्लिटर करता है ग्राउंड पे. तो इस तरीके से एनिमल्स की मूवमेंट क्या होती है, अलग अलग मूवमेंट है हर एक एनिमल की. इस तरीके से एनिमल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर आप प्लांट्स का देखोगे तो क्या प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वो क्या होते हैं, एक ही जगह पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं. ठीक है. On the other hand, plants are fixed on the ground by their roots. They cannot move from one place to another on their own. However, a few of their body parts like roots, branches, leaves, etc. shows movement. तो अपने आप तो plants एक जगह से दूसरी जगह से नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो कैसे मूव कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर किसी चीज का सपोर्ट ना मिले तो वो मूव नहीं हो सकते. जैसे कि अगर आपने नर्सरी से कोई प्लांट लाया, ठीक है, तो आपने क्या किया, नर्सरी से उसको मूव इन करके अपने घर पे लेकर आए, तो आपके हेल्प से वो क्या करे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो गए हैं. तो अपने आप से वो नहीं कर सकते हैं. लेकिन प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, इनमें कुछ कुछ मूवमेंट्स आपको दिखाई दे सकती है. जैसे रूट्स बड़े हो जाते हैं जमीन के अंदर, अंदर तक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मूव करके अंदर तक जाते हैं न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए, मिनरल्स पाने के लिए. ब्रांचेस हिलती है, लीव्स हिलते हैं. ओके. तो इस तरीके से इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीदिंग. ठीक है. अब ब्रीदिंग के ऊपर से हम कैसे प्लांट्स और एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. एनिमल्स लाइक टाइगर, हॉर्स, व्हेल एक्सेट्रा ब्रीद थ्रू लंग्स. Earthworm breathe through their moist skin. Insects like flies, cockroaches, butterflies breathe through tiny holes on their body called spiracles. Fishes and tadpoles breathe through their gills. अच्छा, अब एनिमल्स ब्रीथ तो करते हैं, लेकिन हर एक एनिमल अलग तरीके से ब्रीथ करता है. जैसे हमने देखा कि मूवमेंट सबकी अलग अलग होती है, वैसे ही एनिमल्स का ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो भी अलग अलग है डिफरेंट एनिमल्स में. जैसे कुछ एनिमल्स है जैसे हॉर्स, टाइगर, वेल, ये कैसे ब्रीथ करते हैं, इनके लंग्स होते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स में लंग्स होते हैं, उसी तरीके से इन एनिमल्स में भी लंग्स होते हैं, जिसके हेल्प से ये लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर आप अर्थवर्म को देख लोगे तो वो कैसे ब्रीथ करता है, वो उसकी जो मॉइस्ट स्किन है उसके हेल्प से वो ब्रीथ करता है.
अगर आप इंसेक्ट्स को देख लोगे, जैसे कॉकरोचेस है, बटरफ्लाईज है, ये कैसे ब्रीथ करते हैं? इनके बॉडी पे टाइनी होल्स होते हैं जिनको कि क्या बोला जाता है, स्पाइरिकल्स बोला जाता है, और इसी के हेल्प से ये लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। फिशेस हो गए, टैडपोल्स हो गए, ये अपने गिल्स के हेल्प से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। On the other hand, plants have tiny pores on the back surface of their leaves which help them to breathe. These pores are known as stomata. हमने पीछे भी पढ़ा था हमारे पिछले पार्ट्स में कि प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोगों ने पूरा समझा हुआ है। तो प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं, जो लीव्स होते हैं, लीव्स के पीछे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, और इसी के हेल्प से क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो प्लांट्स में होती है वो इसी के हेल्प से होती है, ठीक है। और इन टाइनी पोर्स को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। ओके, गॉट इट? यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ आ गया है? फाइन, लेट्स बिगिन, लेट्स मूव। Okay, the next point is sense organs. Animals respond to their surroundings with the help of their sense organs, for example, like skin, ears, nose, tongue. Okay, but on the other hand, plants do not have any sense organs. Let's move on to the next point, that is reproduction. Some animals like lion, cow, dolphin, whale give birth to the young ones, while animals like insects, snakes, frogs, birds lay eggs. Okay, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं यंग वंस को, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है। वाइल कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, पहले एग ले करते हैं और उसमें से बेबीज क्या होते हैं, निकलते हैं। On the other hand, plants produce seed which grows into a new plant when they are sown in the soil. There are some plants which grows from the stem, root and leaf. तो एज वी ऑल नो, अगर हम सीड लगाते हैं ज़मीन में तो क्या होता है, एक नया प्लांट वहाँ से क्या होता है, ग्रो होता है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि जो अगर आप स्टेम भी लगा दो, रूट भी लगा दो, या उसके पत्ते भी अगर आप प्लांट करो तो क्या हो जाता है, वहाँ पर एक नया प्लांट क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। गॉट इट? Now the next point is nutrition. Animals cannot prepare their own food. They directly or indirectly depend upon the plants for their food. तो हमें तो पता है एनिमल्स के पास कोई किचन तो होता नहीं है, या तो वो कोई गैस पे अपना खाना तो बनाते नहीं है जैसे ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। तो वो किस पे तो लेकिन इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन तो इम्पॉर्टेंट है, तो वो कैसे अपने आप को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं? तो वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो चाहे वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो। लेकिन वो किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर आप प्लांट्स की बात करोगे तो प्लांट्स तो आपको पता है, प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाता है। तो ऑन द अदर हैंड प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, ये हमने पढ़ा है। प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इसी वजह से प्लांट्स को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है, एज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हमने डिफरेंस तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, इनका इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे पे। अब वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर वेरियस थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप कुछ पॉइंट्स है कुछ जिसमें कि आपको पता चलेगा कि कैसे ये दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस विच इज गिवन बाय एनिमल्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग. तो हमें पता है कि एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं. ओके, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, ये प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स को यही कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है जो वो ब्रीद इन करते हैं, और इन रिटर्न क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर एनिमल्स नहीं होंगे, ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे, तो क्या प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर पाएंगे? नहीं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है जिसके वजह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. The oxygen which is given out during photosynthesis is needed by the animal for breathing. तो अभी हमने देखा कि जो ऑक्सीजन दिया जाता है प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए. बिना ऑक्सीजन के हम जी पाएंगे क्या? नहीं. The dung of the animals serves as a manure for plants. Animals help in the dispersal of
सीड्स। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। नाउ लेट्स फूड चेन। All the animals depend on plants for food directly or indirectly. For example, a rat eats grain and plants. A snake eats a rat, which is in turn eaten by a eagle. This chain that forms in the nature is called a food chain. तो अगर हम हमारे सराउंडिंग में देखते हैं, अगर आपने चूहे को देखा होगा, चूहा क्या खाता है, ग्रेन्स खाता है। फिर चूहा किसका, जैसे चूहे का खाना ग्रेन्स है, लेकिन चूहा भी तो किसी का खाना है। चूहे को कौन खा जाता है, स्नेक है। स्नेक चूहे को क्या कर लेता है, सॉलो कर लेता है। लेकिन अगर आप सोचोगे, स्नेक भी तो किसी का खाना है। स्नेक को कौन खा सकता है, ईगल खा सकता है। तो इस तरीके से ये एक कड़ी बनी हुई है, पूरी एक चेन बनी हुई है कि लाइक ये है, इसके बाद में वो है, उसके बाद में वो है। इस तरीके से ये पूरा क्या है, एक सिस्टम बनाया हुआ है। इसी सिस्टम को क्या बोला जाता है, फूड चेन बोला जाता है। ओके, चेंज इन नंबर ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट द नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड टू इट थ्रू फूड चेन। तो अगर हम सोचे कि रैट्स अगर खत्म हो गए, तो आप मुझे बताइए कि स्नेक क्या खाएंगे। और अगर स्नेक कुछ नहीं खाएंगे तो स्नेक भी खत्म हो जाएंगे। अगर स्नेक खत्म हो गए तो फिर ईगल्स पे भी वो अफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये जो फूड चेन है वो एक दूसरे को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर एक का पॉपुलेशन कम हो गया, बढ़ गया, तो भी क्या होगा, दूसरे के पॉपुलेशन पे जो उससे कनेक्टेड है, जो उस फूड चेन से कनेक्टेड है, उसको क्या होगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। Green plants are called the producers as they produce their own food. They they do not eat anything. That is why all the food chain starts from the plants. सो वी नो दैट कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्लांट्स किसी को नहीं खाते हैं, इसीलिए जो फूड चेन होती है वो प्लांट्स से स्टार्ट होती है। आप कोई भी फूड चेन के स्टार्टिंग में देख लो कि आपको हर फूड चेन में स्टार्टिंग में प्लांट्स ही दिखाई देंगे। ओके, तो फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स। Animals are called consumer as they cannot produce their own food and depend on the plants and other animals for food. तो animals को क्या बोला जाता है, कंज्यूमर बोला जाता है, क्योंकि वो खुद का खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो दूसरे एनिमल्स पे या तो दूसरे प्लांट्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ फूड चेन। इन दिस डायग्राम, अगर आप देखिए ये डायग्राम, इसमें आपको फूड चेन का एक प्रॉपर समझ आएगा कि फूड चेन क्या होती है। देखिए, सबसे पहले जो सन की एनर्जी है वो कौन कंज्यूम कर रहा है, प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। अब प्लांट्स ने खाना जो बना लिया है उस पर कौन डिपेंडेंट है, जो आपके हर्बीवोरस है, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। और ये जो हर्बीवोरस है इन पे कौन डिपेंडेंट है, आपके कार्निवोरस। तो इन रिटर्न हर्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस खाता है। And then lastly, we can see that the carnivores, when they are dead, they are decomposed by the decomposer. In this way, the whole food chain is completed. Now let us move on to the next point, that is food web. In a natural ecosystem, there are many different food chains that are connected to each other. It forms a food web. Now this is a big concept. बहुत सारी छोटी छोटी फूड चेन्स मिला के एक बड़ा सा फूड वेब बनता है, ठीक है। अ फूड वेब इज लाइक अ बिग नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स. इट शोज how all the different plants and animals in an ecosystem are connected through what they eat. ठीक है, in a food web you can see that some animals called omnivorous may eat both plants and other animals like us humans. तो आपको पता है कि हम ओमनिवोरस हैं, हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। तो हमारी फूड चेन में हम लोग टू टाइप से इंटरकनेक्टेड है, दो फूड चेन्स में हम लोग इंटरकनेक्टेड है। हम लोग प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है, हम लोग एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है। ओके, देयर आर ऑल्सो सम स्पेशल क्रिएचर्स कॉल्ड डीकम्पोजर्स. दे हेल्प्स ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल. और आपको पता है डीकम्पोजर्स का क्या काम होता है, वो डिकम्पोज करते हैं जो भी मरे हुए एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, उनको वापस से मट्टी में क्या करना है, डिकम्पोज करना है, और मट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ने लिए थे वही न्यूट्रिएंट्स उसको वापस से दे देना सॉइल को। ये किसका काम है, डिकम्पोजर्स का काम है.
Examples of few decomposers are earthworm, bacteria, etc. Food web is like a never-ending cycle of energy flow, with each organism playing a role in the survival of the other. तो आप इन सब चीज़ों से समझ चुके होंगे कि what is a food web, what is a food chain, and that's all we have in this chapter. And over here we come to an end of this chapter. For your quick understanding, you can just see this diagram of a food web. You can see that, see, plant is eaten by goat also, rabbit also, mouse also. You know, plants पे बहुत सारे food जो आपके एनिमल्स है, जो आपके ह्यूमन बींग्स है, ये डिपेंड करते हैं. आप अगर आगे देखोगे तो माउस को ऐसे थोड़ी ये सिर्फ स्नेक ही खाएगा, आउल भी खा सकता है, वाइल्ड कैट भी खा सकती है, रैबिट को भी वाइल्ड कैट खा सकती है, जकाल खा सकता है ना. इस तरीके से अगर आप देखोगे, लायन कैन ईट अ जकाल ऑल्सो, इट कैन ईट अ गोट ऑल्सो, इट कैन ईट अ वाइल्ड कैट ऑल्सो. सो these all things, these are related, these food chains are connected between themselves, so that is called a food web. Okay, got it? I hope you people have understood all about the food chain and food web. So over here we come to an end of this chapter. Thank you so much for being there.